सिम्प्लेक्स मेथड में चीजें सीखी है ना अभी तक जितना भी, तो उसमें हमने और सरप्लस के साथ आर्टिफिशियल भी जुड़ते हैं। तो मैंने ये दो क्वेश्चन आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में ये होगा, उससे पहले वाले में ये होगा। तो सिम्प्लेक्स में पहले में सारे सिलेक्ट वेरिएबल होंगे, उस तरह का आसान सवाल होगा। दूसरे में सरप्लस वेरिएबल है। तो सरप्लस प्लस आर्टिफिशियल तरीका एक ही है, कोई खास अंतर नहीं है। आज हम ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसमें सिलेक्ट वेरिएबल भी है, जिसमें सरप्लस वेरिएबल भी है, और सरप्लस है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो एक एग्जांपल से मैं इसे कराता हूं आज। उम्मीद है आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ टफ कहीं कुछ नहीं है बच्चों। टफ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है मेनली। हो सकता है कोई स्टूडेंट ना हो। आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े होंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है, वो नंबर ना लेके अगर मैं कोई नंबर ले लूं, 1 6 5 2 4 3 और 3 7 9, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है। ये पहला एलिमेंट है 1। क्या 1 की मदद से आप ये नीचे के दोनों को 0 बना सकते हैं? ऐसा मालूम है आपको? यस सर। तो क्या करते हैं आप? यस सर। सर R2 में चेंज करेंगे 2R1 माइनस R2। R2 - 2R1, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। यस सर। और R3 ही जाएगा। R3 माइनस 2R1 ठीक 3R1। है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बस बेटा यही समझना है मेन, कि एक एलिमेंट मिल रहा है, उसके नीचे या ऊपर के सब 0 कर देने हैं। रैंक में अगर आपको ये मेथड आता है ना, तो ये मान लीजिए कि मैट्रिक्स में आपको काफी कुछ आता है, ऐसा नहीं है। तो अब हम यही लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं सिंपलेक्सिटी टेबल्स में। कैसे लगाते हैं वो समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 subject to constraints x1 plus x2 less than equal to 50, x1 plus 2x2 greater than equal to 80, और 3x1, ये 3 साफ नहीं है, हाँ अब ठीक है, प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 140, और साथ में x1 x2 नॉन नेगेटिव। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में गौर करिए कि आपको लेस देन वाली इनइक्वलिटी भी मिल रही है और आपको ग्रेटर देन भी मिल रहे हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। और जो अभी आपने बताया ये एलिमेंट को 0 करने वाला, भाई इतना अगर आपको आता है ना, तो मैं ये मानता हूं आपको सिंपलेक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भरोसा रखिए। तो बच्चों होता क्या है इसमें, जब आप इक्वेशन लिखेंगे, इसको हम लोग इसी इक्वेशन को मैं ऐसे दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर, तो जगह इतने में ही काम चल जाएगा। तो प्लीज देखिएगा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2। अब जो जो जुड़ेंगे वो मैं आगे प्लस करते जाऊंगा। क्या करूंगा जरा इधर देखिएगा। मेरे पास पहले इक्वेशन में x1 प्लस x2 है, और इसमें क्या जोड़ा जाएगा? जो वेरिएबल होगा वो सिलेक्ट वेरिएबल होगा या सरप्लस वेरिएबल होगा? लेफ्ट साइड अगर लेस देन वाला मामला है, तो जो वेरिएबल होता है वो सिलेक्ट होता है, सरप्लस होता है? हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ साहब बोलिए। हाँ हाँ।
अच्छा, थोड़ी देर में मिल जाएगा सर, मैं क्लास पढ़ा लूँ उसके बाद मैं दे देता हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके, सॉरी। तो ये आपके पास है बच्चों, जब लेस देन वाला है मामला तो इसमें एक वेरिएबल जोड़ा जाएगा जिसको स्लैट वेरिएबल कहते हैं। तो वो x3 मान लीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास x3, बस हो गया, इक्वल टू 50। अब इधर देखिए दूसरी इक्वेशन, x1 प्लस 2x2, ये ज्यादा हो रहा है तो इसमें एक वेरिएबल कम करिए पहले, माइनस x4। तो फिर वो तो यहाँ भी होगा, प्लस इसको x5 कर लीजिए, या इसमें नेक्स्ट 3x1 प्लस 2x2। अगर x5 यहाँ करते हैं तो यहाँ x6 कर लीजिए और यहाँ 87 कर लीजिए। अब ये बराबरी होगी 80 और 140। मैं जल्दीबाजी में नहीं करा रहा हूं, आराम से समझिए। जब भी ऐसा मामला हो तो आप एक वेरिएबल को घटाएंगे और एक को जोड़ेंगे। जिसको घटाएंगे वो सरप्लस वेरिएबल है, जिसको जोड़ेंगे वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि कौन इसमें सरप्लस है, कौन? हेलो? X4 सरप्लस है और X6 आर्टिफिशियल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लास्ट एक क्वेश्चन में भी होगा फिर ऐसा ही? जी सर। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा, सही कह रहे हैं आप। तो सभी बच्चों को इक्वेशन बनानी आ गई या नहीं आई? हेलो? सर हम्म, सभी बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आ गई या किसी बच्चे को दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा था। अगर दिक्कत है तो बताइएगा। सर आगे क्वेश्चन तो समझ। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इसकी वो इस इक्वेशन को थोड़ा और बेहतर फॉर्म में ले आते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक और यस कैसे सर बनाएं, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? इसमें हम लोग करते क्या हैं अब, इसमें हमें अभी ऊपर भी तो बदलना पड़ेगा, कॉस्ट वाला। हमने अभी कॉस्ट वाला नहीं बदला है। कॉस्ट वाला कैसे बदलते थे? दो सवाल हो चुके हैं, आप लोग बताना चाहेंगे कोई? x2 के बाद बच्चों जो स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल है उनकी कॉस्ट हम जीरो ही रखते हैं। तो x3 भी स्लैक है, 0x4 और 0x5, इसीलिए हम पैटर्न में रख रहा। उसके बाद जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं उनको हम बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो -m(x6) -m(x7). m एक बहुत बड़ा नंबर है। अब m अगर बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है -m बहुत छोटा होगा। पूरी सिंपलेट्स में यही लगता है बच्चों। जो पिछला सवाल हुआ वो भी आप देखिएगा, वहां भी यही लगा है। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट जीरो, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव।
चलिए ठीक है, हमने साहब ये भी रख दी। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक और कर देते हैं। मैं यहां से फिर लिख रहा हूं इसको। अब आप ऐसे लिखिए, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस बाकी 3 0 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 माइनस m(x)6 माइनस m(x)7 सच दैट जब आप लिखेंगे तो पहले इक्वेशन में आप कहेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो बाकी हैं h7 तक वो सबको क्या लिखेंगे हम, 0x4 0x5 0x6 0x7, इसको मान लीजिए 50। इससे ना आपकी टेबल गड़बड़ाएगी नहीं। फिर क्या लिखेंगे आप दूसरे इक्वेशन में, ऐसे ही सोचिएगा, x1 प्लस 2x2, यहाँ x3 नहीं है तो 0x3 माइनस x4 प्लस 0x5 प्लस x6 प्लस 087 इक्वल टू 80। प्लीज आप चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी होते रहती है। 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 माइनस x5 प्लस 0x6 प्लस x7 इक्वल टू 140। और यहां पर अब आप लिखेंगे कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 सभी क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो आपका पूरा सवाल अब सिस्टमेटिक वे में थोड़ा यहां पर आ गया है, जिसमें हर इक्वेशन में सारे वेरिएबल आ गए, वरना मिसिंग हो रहा था कुछ। क्या मैं यहां तक समझा पाया आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत है? सभी बच्चे सिंपलेक्स टेबल बनाने की सोचें, तो सिंपलेक्स कैसे बनाएंगे? हमारे पास हॉरिजेंटल में कितनी लाइनें होनी चाहिए? 7 तो वेरिएबल ही हैं। दो लाइनें तो यहीं चाहिए हमें। दो लाइनें ऊपर चाहिए, फिर 3 लाइनें चाहिए नीचे। 3 इक्वेशन है हमारे पास, और 8 लाइन लास्ट में चाहिए। लास्ट वाले फिर लिखते रहेंगे, बाकी हमारे पास ये हो गई। आप इसमें क्या लिख रहे थे, कुछ किसी को याद है? और यहां से फिर वेरिएबल, 7 वेरिएबल है आपके पास। पहले में क्या लिखते हैं बच्चों, मालूम है? x1 क्रॉस टॉप बी, उसके बाद एक्स बी, उसके बाद सी जे, इधर क्रॉस टॉप बी, इधर बी, और इधर आपके पास फिर y1 से लेके y7 तक आ जाएंगे, y2 y3 y4 y5 y6। इनके क्रॉस के ऊपर लिखेंगे। इनके क्रॉस कितने लिखें फिर यहाँ पर? y1 के ऊपर कितना लिखें बच्चों? y1 के ऊपर
y1 के ऊपर 4 वेरी गुड। 4 मैक्सिमम जेड वाला देखिएगा एक्सप्रेशन 4 3 0 0 0 0 0 माइनस m -m 7 तक ही है, सॉरी y8 नहीं है। ठीक, अब बी के नीचे क्या लिखा बच्चों? स्मॉल बी। 50 80 और 140 हमेशा यही चीजें आती हैं, सब में रटा रटाया है। अब जो 3 इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट यहां लिख दो। पहली इक्वेशन में x1 x2 सबके कोफिशिएंट दीजिए। 1 1 1 फिर 0 0 0 0 है, 0 0 0 0। ठीक, दूसरी इक्वेशन में आप लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 0 -1 0 1 0। शाबाश, बहुत अच्छी बात। 3 2 2 0 0 0 -1 सॉरी 0 1 -1 है। 0 और 1। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? एक तो स्लैट वेरिएबल कितने हैं, वो तो एक ही है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल कितने हैं? 86 87। 86 और 87 की कॉस्ट क्या है, याद है? स्लैट और सरप्लस की तो जीरो होती है। आपको याद होगा तो पिछले सवाल में भी यही किया था। प्लीज यहां पर वो लिखेंगे जो स्लैट वेरिएबल है या सरप्लस है, सॉरी आर्टिफिशियल है। स्लैट है या आर्टिफिशियल है। तो अब यहां से आपकी पहली टेबल बननी शुरू हुई है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट बता सकते हैं सॉल्व का मतलब क्या है, क्या करना है? सॉल्व का मतलब क्या है, मतलब करना क्या है? हम्म y1 उसकी उनका cb से इंटू करना है, तो उसमें मतलब जो कॉस्ट है वेरी गुड, उसको माइनस करना है। बहुत बढ़िया सब। बच्चों वाई सीबी को पहले y1 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 इंटू 1 ऑब्वियस है 0 ही होगा। -m इंटू 1 -m, -m इंटू 3 तो -m -3 -4m, और ऊपर सबसे ऊपर जो कॉस्ट लिखी हुई है पर वो भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? -4m -4 ऐसा ही आएगा। दूसरे में क्या आएगा? -4m -3, इसमें 0, 0 फिर y4 को सीबी से मल्टीप्लाई करेंगे केवल m आएगा। y5 को भी अगर करेंगे तो एक m ही आएगा। यहाँ 0 आ जाएगा शायद, y7 भी 0 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है बच्चों इसमें?
सर y हाँ, -4m -4 ना, -4m -4, हाँ, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो इसी को हम इंक्रीमेंट वेक्टर। आपके माइक में दिक्कत आ रही है क्या? हेलो, इसे बंद ही रहने दीजिए फिर, क्योंकि इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है सबको। ये इनकमिंग वेक्टर है, वो तो ठीक है, लेकिन आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालेंगे? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं आप? y1 हम्म, आप ये देखिए कि एक्स बी में बी के जो एलिमेंट है उनको y1 से डिवाइड करिए, तो 50/1, 80/1 और 140/3। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा? अरे भाई, इन तीनों में कौन है सबसे छोटा? 50, 80 या जाएगा 140/3? जी 140/3, तो बच्चों सबसे छोटा बाहर जाएगा। तो फिर आउटगोइंग वेक्टर कौन होगा? 3 की वजह से आ रहा है सबसे छोटा, तो यही बाहर जाएगा। तो 3 की एलिमेंट है। अब क्या किया जाए? 3 की एलिमेंट है, तो नेक्स्ट टेबल आपको बनानी पड़ेगी, और नेक्स्ट टेबल बनाने का तरीका क्या रहेगा मालूम है? आप लोगों को आता है टेबल बनाना, आइडिया है या अभी नहीं आया है? सभी बच्चों से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज। यस सर। तो इसका मतलब एक दो बच्चों ने ही अभी कोशिश की है। आप सभी से कह रहा हूँ बेटा, अब समय इतना नहीं है, आप लापरवाही क्यों कर रहे हो? एक ही काम बार बार करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहली टेबल में थोड़ी देर लगेगा, फिर आपको लगेगा ये तो बच्चों जैसा खेल है। तो सभी से कह रहा हूं मैं, प्लीज आप इसे बनाना सीख लीजिए। पेन चलाएंगे तो आ जाएगा। मैं टेबल दोबारा बनाता हूं। इसमें टेबल बनाने में ही टाइम ज्यादा लग रहा है, भरने में कुछ नहीं है। ये दो लाइनें तो होगी, तीन हमारे पास इक्वेशन है, बीच में 3 लाइनें चाहिए। और एक इक्वेशन लास्ट में है, एक लाइन। और यहाँ से फिर हमें सभी को बनाना पड़ता है। y3, y4, y5, y6, y7। चलिए भर लेंगे उसको। ये क्रॉस ऑफ बी, एक्स बी, बी, सी जे,
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, फिर 8 ज्यादा बन गया। चलो कोई बात नहीं। अब हमें ये भरना है, तो इसको कैसे भरें एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, और यही मैं 3 दिन से समझा रहा हूं बच्चों, तीसरी क्लास है, मतलब वही चीज समझाने की। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार आप समझ ही लेंगे। आप ही देखिए प्लीज कि आउटगोइंग वेक्टर कौन है। H7 है, क्योंकि H7 के सामने हॉरिजेंटल में एरो बना हुआ है बाहर, कोई बाहर जाने का। जहां पर मैं सही का निशान लगा रहा हूं देखिए ना, ये है, तो H7 बाहर चले जाएगा। ठीक है, H7 बाहर जाएगा। H7 की जो आएगा कौन, इनकमिंग वेक्टर कौन था, y1 के सामने जो लिखा था, तो वो जाहिर सी बात है H1 होगा। तो अब जहां पर H7 है वहां पर X1 आएगा, बाकी दो ऐसे ही रहेंगे। तो बाकी दो H3 H6 हैं। तो यहां पर बोलिए प्लीज अब क्या लिखूं, यहां पर H3 और यहां पर H6। यहां पर क्या आया, X1। H3 की क्रॉस कितनी है बच्चों, 0। H6 की -m, और X1 की 4। 4 है। यस सर। ठीक, अब क्या करते हैं, इससे आगे किसी को मालूम है, सर x1 के लिए जो x7 वाला था उसमें पूरे में की एलिमेंट का डिवाइड करके पूरी रो लिख लेंगे। वेरी गुड। तो की एलिमेंट है 3 से डिवाइड कर लो सबको। तो 140/3 वो ऐसी रखिए, 140/3 ही रखिए। 140/3 1 2/3 0 0, यहाँ पर -1/3 0 और 1/3। ये तो आसान है बच्चों। जो की एलिमेंट है ना, उसके ऊपर नीचे वो वाला कॉलम हमेशा 0 बनाना है। तो की एलिमेंट क्या था, 3 था, उसको डिवाइड किया 3 से 1 आ गया, तो उसके ऊपर यहां पर 0 बना देना है। तो 0 कैसे बनाया है वो समझो, वही जो मैंने मैट्रिक्स में आपको शुरू में आज कहा, जो आपसे मैंने कहा था R3, आप में से किसी बच्ची ने बताया भी था कि सर ऐसा कर लीजिए 0 हो जाएंगे, R2 - 2 R1 R3 - 3 R1 टाइप की चीज। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा, मैं ऊपर वाली रो के बारे में सोच रहा हूँ कि उसमें से आप 1 - 3 किया, फिर 1/3 किया होगा ना, तब जाके 0 आया होगा। पहली रो और तीसरी रो का कॉम्बिनेशन देखिए पहले। पहली रो में 3 के सबसे ऊपर जो 1 है वो 0 कैसे हुआ, y1 के नीचे वाला, वो बता रहा हूं। आपने 1 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, 0 होने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। जी सर। करना पड़ेगा। बच्चों नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूं, पहले सुनिए। अब आप ये बताइएगा, ऊपर वाली टेबल ही देखिएगा। ऊपर वाली टेबल में मैं कोई और कलर कर देता हूं। मैं इस 1 को लेकर सोच रहा हूं जहां गोला बना रहा हूं, और ये 3 जो रेड पे है, तो 1 - 3 कर रहा हूं मैं। अब इसको मेरे दिमाग में है कि 0 बनाना है भाई। तो बच्चों मुझे क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3 से। 1/3 से, बहुत बढ़िया। तो 0 आ जाएगा ना। तो जो काम इस यस सर। एलिमेंट के लिए करेंगे वही काम बाकी एलिमेंट के लिए भी करिए। फिर अब जितना 50 को कैसे हटाओगे जरा सोचो तो। फिर 50 है पहला उधर लेफ्ट में, 50 की जगह क्या लिखोगे, 50 - 140 इंटू, अरे भाई 1/3। 1/3 आएगा। हाँ, और फिर इधर को आ जाओ, राइट में 1 की जगह क्या लिखोगे, 1 - 2 into 1/3। बस यही काम सब में करो अब। और मैं पहली रो को लिख दो, हो गया।
तो यहाँ क्या आएगा 10/3, दूसरा 0 और तीसरा 1 - 2/3 तो 1/3। y3 के नीचे क्या आएगा? प्लीज आप लोग करके बताइए ना थोड़ा सा। y3 के नीचे 1, y3 के नीचे 1, हाँ वेरी गुड, बढ़िया है बच्चों, चलो ठीक। y4 में 0, y5 में 1/3, हाँ 1/3, 0 -1 होगा तो +1 हो जाएगा इंटू 1/3। y6 में भी 0, 0 y7 में -1/3। -1/3। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, बट बेटा मैं ये राइट साइड वाला थोड़ा जगह हमारे पास कम हो रही है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ फिर। तो अब फिर हमें वही सोचना है। अब इस बार आप सोचिएगा, इस 1 को 0 कैसे बनाए टी एलिमेंट के ऊपर, ये वाला बात फिर वही आनी है, यहां भी वही आना है। इस बार क्योंकि दोनों जो 1 ही था ना, आसान सवाल था, कुछ और होता तो सोचिएगा। तो 1 - 3 तो फिर 1/3, तभी 0। तो ये इसका मतलब यहां भी हर एलिमेंट को 1/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बाद वाले को। तो प्लीज आप मुझे बताइए 80 की जगह क्या रखूं? 80 माइनस टी एलिमेंट वाली रो ही सब्ट्रैक्ट होगी हमेशा 1 140 इंटू, 140/3 इंटू 1/3। शाबाश बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है 2, 2 की जगह 2 - 2 इंटू 1/3। ऐसे ही बस आगे को चलते जाना है बच्चों। इतना आ गया तो समझ लो तुम्हें सिंपलेक्स में कोई भी चीज आती है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप प्लीज तीसरी रो बना के मुझे बताइए क्या बने। हम्म, सर y3 में 0, y4 में -1। एक मिनट मैं अभी भर देता हूँ ना। यहाँ पर से शुरू करें। 10/3 के नीचे क्या आ रहा है? 580/9। 241, 100/3 आना चाहिए। 80 - 140 ना इंटू 1/3, तो 240 - 140 100/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। और बच्चे क्या बता रहे हैं? 100/3। ठीक हो गया। और अगला तो हमने 0 ही लिख दिया है। y2 के नीचे 2 - 2 इंटू 2/3, 6 में से 2 4/3। 1। नेक्स्ट 1 है y3 के नीचे? यस सर। नहीं, 6 y3 के नीचे माइनस 0 आएगा। y4 -1 -1, यहाँ पर +1/3, 1 यहाँ 1 -1/3। -1/3, बढ़िया। अब आप लोग समझने लग गए, ठीक है बच्चों। अच्छा लगा देख के कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, यही होना भी चाहिए। फिर वही काम है, घिसा पिटा काम है। मुझे इसीलिए पढ़ाना अच्छा नहीं लगता कि एक ही काम कितनी बार करवाओगे भाई। अच्छा, ट्रस्ट वाला तो कॉलम वैसे ही भरते जाना है जैसे हर बार भरते हो। 4 3 3 0 फिर 2 -m थे। क्या छूट गया? 2 3 4 5 6 7। ओहो,
4 यहाँ होना चाहिए था, अरे 3, 4 3 0 0 0, ये -m है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा तो b लिखा ही नहीं गया इस बार, b उधर लिख दिया। अब बताइए, अब क्या करें? जो काम पिछले टेबल में किया वही यहाँ भी करते रहना है। बताओ भाई। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 0, फिर वही CB और Y1 को मल्टीप्लाई करिए। CB वाला कॉलम पहला और Y1, 0 × 0 -m × 0, 4 × 1 4, और ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ हरे रंग से वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 0। दूसरे में कितना आएगा? माइनस का 4/3 m -1/3। बच्चों अपने घर की बातचीत मत सुनाओ हमें यार। बच्चों अपने घर की बातचीत मत सुनाइए प्लीज। कौन है लड़की? इसको समझ नहीं आ रहा है। पायल चंदा, पायल, पायल रिमूव कर दूंगा मैं। तो रिमूव कर दिया मैंने, अब ज्वाइन नहीं कर पाएगी। इतनी बार कह रहा हूं कि मत करो, अपने घर की कहानी सुनाने शौक क्यों है तुम लोगों को? हाँ जी, ये कितना आएगा? -4m/3 -1/3। -1/3। चलिए ठीक। ये कितना है? 0 0 0 0 ही है ना? और ये m आ जाएगा 0, ये m/3 -1/3, और ये -m + m 0 हो जाएगा। और यहाँ 4/3 0 -m/3 +1/3 + m, सबसे ऊपर वाला, तो 2m/3 + 1/3। ठीक है, सबसे नेगेटिव यही है, ये जो शुरू में आया है y2 के साथ, क्योंकि m बहुत बड़ा नंबर होगा तो ये नेगेटिव होगा काफी। तो फिर आप इसी को क्या मानेंगे? इनकमिंग वेक्टर। ये हमारे पास इनकमिंग वेक्टर है। ये इनकमिंग है तो आउटगोइंग कौन होगा फिर वही बात, एक एक करके सोचिए। 10/3 अपॉन 1/3, एक तो ये है। दूसरा कितना? दूसरा कितना आएगा बच्चों? 100/3 अपॉन 4/3 अपॉन 4/3, और तीसरा क्या आएगा? 140 अपॉन 3 अपॉन 2/3। तो ये 10 आ जाएगा पहला, दूसरे में 3 3 100/4 मतलब 25, तीसरे में 140/2 70। सबसे छोटा किसकी वजह से आया? 4/3 की वजह से ना। तो 4/3 आपके पास 3 एलिमेंट है, तो 4/3 वाली जो रो है
उसका जो वेरिएबल है वो बाहर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ पाई आप लोगों को? तो फिर एक टेबल बनानी पड़ेगी वैसी। कौन जाएगा बाहर इस बार? x6 और उसकी जो आएगा कौन? x2। x2 आएगा, x6 बाहर जाएगा। ठीक हो गया। ये 2 बने, अब 3 हमारे पास रो 1। दो, 3, एक रो लास्ट के लिए। चलिए वो बना लेंगे बाद में। हम पहले क्रॉस टॉप भी के लिए बनानी है, तो उसके बाद एच पी के लिए। फिर सी बी है हमारे पास, सी जी। अब इटरेटर है y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। तो ये तो सी जे है और ये बी है। ये y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 और ये एट्स बी, ये उनकी क्रॉस टॉप भी। चलिए प्लीज आप मुझे बताइए अब कैसे भरें इस टेबल को। तो h3 तो रहेगा ही, h6 हटेगा क्योंकि आउटगोइंग वेक्टर है, और उसकी जो h2 आएगा, तो h3, h2, h1। तो यहां पर आपके पास वेक्टर आ जाएंगे h3, h3, h2 और h1। 1 की क्रॉस तो मालूम है 4 है, 2 की कितनी थी? 3 और h3 की 0। ठीक हो गया। हाँ बच्चों, अब ये रोज को कैसे करें? फिर वही काम है, जो टी एलिमेंट वाली रो है तो टी एलिमेंट से डिवाइड करके लिख दो भाई। तो टी एलिमेंट 4/3 है, तो जो बीच वाली रो है उसको 4/3 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर दो और लिख दो। तो जब 4/3 से 100/3 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25, फिर दूसरा 0 है, फिर 1, फिर 0, फिर -3/4 हो जाएगा। फिर 4/3 से डिवाइड करना है 1/3 को, 4/3 से करेंगे ना, तो 1/4 और फिर 3/4 और -1/4। चलो ये तो ठीक है। अब जो दूसरा काम है, पहली रो को कैसे ट्रांसफर करें, तो वही काम फिर करना है। मैं आपको एक बार और सिखाता हूँ आराम से, पेशेंस के साथ सीख लीजिए, कोई बात नहीं। बच्चों टी एलिमेंट के साथ वाला कॉलम ऊपर नीचे 0 करना होता है। तो टी एलिमेंट के ठीक ऊपर कितना है? 1/3 है, ठीक है। तो साहब 1/3 की जो ऊपर लिखेंगे 1/3 - 4/3। 0 के लिए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ जाएगा।
ये ठीक है। तो फिर हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 1/4 से। तो अब आप मुझे बताइए 10/3 चीजों क्या रखो? 10/3 चीजों पर 10/3 माइनस 100/3 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 25/3। तो 25 में से 10 गया तो -15/3, तो -5 आ जाएगा। तो 10/3 जहां पर था वहां -5 आएगा। ये है, दूसरा 0 ही आएगा y1 के नीचे। y2 वाला तो टी एलिमेंट वाली कॉलम है तो 0 ही आना है। अगले में 1 आ जाना है प्लस 1/4, 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/4, तो 1/3 कॉमन, 1 माइनस 1/4 3/4, 1/3 1/4 1/4 आ जाएगा, -1/4 प्लस 1/3, तो लास्ट में क्या होगा? -1/4 यहाँ पर -1/4 आ जाएगा। अब क्या किया जाए? नेक्स्ट रो को कैसे ट्रांसफर करें? हम थोड़ा ऊपर हटा लेते हैं इसको। तीसरी रो में क्या करना चाहिए? पहली रो सभी लोगों को समझ में आई या किसी को बतानी है? वन बाई टू से देखिए बच्चों, यहाँ पर अब 4 एलिमेंट के नीचे 2/3 है, तो 0 बनाना है तो 2/3 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4/3। तो अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2/3 बन जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो बाकियों के साथ भी यही चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, 1/2 से करिए प्लीज। टी एलिमेंट वाली रो को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 140/3 है तो इस चीज जो आप लिखेंगे 140/3 माइनस 100/3 इंटू 1/2, तो 140/3 माइनस 50/3। बताइए प्लीज कितना आएगा? आप लोग कर रहे हैं इसको? जी सर। हो पा रहा है? जी सर। ठीक है, बढ़िया।
थोड़ा जल्दी बता देंगे तीसरी रो। सर इसमें बी के नीचे आएगा 30। अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी देखते रहिएगा, किसी को लगे कोई कमी है तो बताए। हाँ जी बताते जाइए। 1 हम्म 0 0 y3 के नीचे भी 0। जी y3 के नीचे भी। हाँ जी। फिर 1/2 हम्म -1/2 हम्म -1/2 हम्म, फिर +1/2। ठीक है। चलिए, और इनके कॉस्ट हमेशा की तरह वही सब दोबारा भर देते हैं जैसे हम भरते आ रहे हैं। 4 3 0 0 0 और 2 में -m। तो प्लीज अब आप बताइए पहला क्या भरें यहाँ पर। y1 के नीचे सबसे नीचे क्या भरा जाए, ZJ - CJ कितना होना चाहिए। CB इंटू y1 करिए, CB वाला कॉलम पहला और y1। कितना भरा जाए यहाँ पर, 0 0 4 0 -, 4 और यहाँ 0, तीसरे में 4 0 0 0 0 ही है। 0 आएगा ना। -9/4 3/4 -2 4 -5/4। उसके बाद 0 9/4 और -2 यहाँ भी, और +m। तो m माइनस जो भी आ रहा है ठीक है, लास्ट जो है इग्नोर किए जा सकते हैं। यहाँ भी m माइनस समथिंग आएगा, तो नेगेटिव अब आपके पास ये आ गया। अब आप इसके लिए ट्राई करेंगे। अच्छा, टी एलिमेंट लेते समय नेगेटिव नहीं लेते बच्चों, तो इस समय टी एलिमेंट या तो 1/4 हो सकता है या 1/2 हो सकता है। तो x1 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब वो कैसे हट सकता है। और वहां b में नेगेटिव आया हुआ है, हमारा -5 आ रहा था, तो इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा फिर। आप एक बात बताइए, x1 को आप रिप्लेस करके लाए ना, शुरू में तो x1 था नहीं, देखिए x3 था पहली टेबल में, x6 था, x7 था, उसको आप x1 लेके आए। अभी यहाँ स्थितियां यह है कि आप पता लगा x1 को फिर हटा रहे हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट वेक्टर -9/4 है। तो टी वेक्टर आपके पास जो बन सकता है वो केवल 1/2 है, ये बन सकता है। लेकिन ये बनने का मतलब कौन बाहर हो जाएगा, x1। अभी तो आप x1 को लेके आए, अब आप फिर x1 को ही बात करेंगे, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन, जो वेक्टर एक बार इंटरमीडिएट हो गया है वो बाहर होने का मतलब ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि अब x1 को आप एक बार लेके आए, अब आप उसे x1 को हटाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस लिहाज से इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका नो सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए कि हम मतलब एक 1/2 को एक की एलिमेंट क्यों मान रहे हैं, फिर इसका नो हाँ, की सॉल्यूशन। एलिमेंट बच्चों नेगेटिव को मत लीजिएगा। जी तो -3/4 का दावा क्यों खत्म हुआ, समझ में आया। जी सर। यस सर। अब पहली रो पे आइए, 1/4 है, लेकिन वहां b के नीचे -5 है, वहां नेगेटिव हो जाएगा।
तो उसका दावा भी खत्म है। जी सर। तो दावा केवल बचा 1/2 का, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपके पास टेबल अभी x1 को अभी लाए, अब आप x1 को हटा रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से इसका मतलब अब आप आगे नहीं बढ़ सकते इससे, तो फिर आप प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या मैं समझा पाया आपको? जी सर। जी सर। चलो ठीक है बच्चों, इसे हटाऊं फिर मैं? जी सर। चलिए, थैंक यू।